व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। स्वच्छता जन आंदोलन, राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन किया। हरिद्वार में कावड़ मेला, सीएम धामी ने स्वागत किया। मुफ्त बिजली योजना, हर घर लगेगा सोलर प्लांट। आइए देखते खबर विस्तार से। स्वच्छता सिर्फ मिशन नहीं, जन आंदोलन। स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से आए स्वच्छता नायकों को संबोधन किया और कहा, स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जिसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत विकास से है। ये सिर्फ शहरों को सुंदर बनाने का नहीं बल्कि जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने का अभियान है। से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण, विशेष करके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर हमारे बीच है, राज्यपाल और गुलाब चंद कटारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उत्सव में उपस्थित हुए। विभागीय सचिव श्रीनिवास जी, स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय अन्य संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजन, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबने स्वच्छता के राष्ट्रीय महायज्ञों में अपना योगदान दिया है। आप सबकी मैं विशेष प्रशंसा भी करती हूँ। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। आपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की
भव्यता और साफ सफाई के विवरणी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म, आध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्यों से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। पिछले वर्ष मैंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी की थी और सफाई भी की थी। मेरे लिए वो सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक रहा है। सफाई मित्र की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्राय संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। जो शहर स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। हमारे विद्यार्थी स्वच्छता को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाएं, इस उद्देश्य से स्कूल लेवल असेसमेंट की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह के अनेक नवीन प्रयासों के लिए मैं पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी भी वस्तु का कम से कम मात्रा में उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, पुरानी हो जाने पर उसे वस्तु का किसी दूसरे काम में प्रयोग करना, जो था फेंकने और व्यर्थ करने से परहेज करना हमारी जीवन शैली रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप मुझे आज मोमेंटो भी दिया गया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली में सादगी होती है। मैं वे मौसम हो या पर्यावरण के अनुकूल तथा सबके साथ साझेदारी करते हुए संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक उपादानों का अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संस्कार, व्यवहार और परंपरा को मजबूत बनाने में सर्कुलरिटी की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना आसान हो सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं।
तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। देवियों और स्वजन, स्वच्छता के क्षेत्रों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे वो विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर बोले सीएम धामी। उत्तराखंड में इस समय कांवड़ यात्रा का पावन माहौल है। देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने यहाँ पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा, कांवड़ मेला हम सभी के लिए उत्सव का पर्व है। देश भर से शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार आते हैं। हमें इस दिव्य भूमि पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत करते हैं।
आप सभी लोगों का कहना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कांवड़ यात्रियों का चरण पर खाली किया जा रहा है। सबसे पहले मैं शांतिपुर के श्री सर्वेश शर्मा जी और श्री किरण जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उपवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कृपया विगत वर्षों की भांति जो परंपरा की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, आप चरण प्रक्षालन और उनका सम्मान के लिए पधारने का कष्ट करें। अरे भाई क्या साली भाई सैली भाई मत लाओ यार। सैली भाई पीछे फ्रेम नहीं आ रहा ना भाई, पीछे आ जाओ आ जाओ। सैली भाई तुम लाइट खराब मत करो यार। क्या कर रहे हो यार? मुझे ना करो यार, देखा मत हो यार। अरे यार कहाँ से यार? शैली भाई, अरे यार शैली भाई एक आदमी कर रहा है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। एक तो यही मांगेंगे मेरे से। शांति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव यदा समीहते ततो नो अभयं गुरु गणः गुरुप्रजाभ्यो भयङ्करः पत्रः
जाओ पीछे आ जाओ यार। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कांवड़ यात्रियों का चरण खाली किया जा रहा है। सबसे पहले मैं शांतिपुर के श्री सर्वेश शर्मा जी और श्री किरण जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उपवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कृपया विगत वर्षों की भांति जो परंपरा की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, आप चरण प्रक्षालन और उनका सम्मान के लिए पधारने का कष्ट करें। अरे भाई क्या सैली भाई सैली भाई मत लाओ यार। सैली भाई पीछे प्रेम नहीं आ रहा ना भाई, पीछे आ जाओ सैली भाई तुम लाइट खराब मत करो यार। क्या कर रहे हो यार? मुझे ना करो यार, मत हो यार। यार कहाँ से यार सैली भाई एक आदमी कर रहा है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, एक तो मांगेंगे मेरे से पीछे जाओ। शांति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव सभी हसे सतो नो अभयं गुरु घटना गुरुप्रजाभ्यो भयं पश्चा
और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कांवड़ यात्रियों का चरण पर खाली किया जा रहा है। सबसे पहले मैं शांतिपुर के श्री सर्वेश शर्मा जी और श्री किरण जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उपवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कृपया विगत वर्षों की भांति जो परंपरा की शुरुआत आपके द्वारा की गई है, आप चरण प्रक्षालन और उनका सम्मान के लिए पधारने का कष्ट करें। अरे भाई क्या सैली भाई सैली भाई मत लाओ यार। सैली भाई पीछे फ्रेम नहीं आ रहा ना। आजो आजो सैली भाई तुम लाइट खराब मत करो यार। क्या कर रहे हो यार? मुझे ना करो यार, देखा मत हो यार। अरे यार कहाँ से यार? शैली भाई, अरे यार शैली भाई एक आदमी कर रहा है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, एक मांगेंगे मेरे से।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हर घर की छत पर लगेगा सोलर प्लांट, बोले सम्राट चौधरी। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस योजना से राज्य के 1,66,00,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अगले 3 सालों में घर की छत या आसपास की सार्वजनिक जगहों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की और इसके माध्यम से 125 यूनिट बिहार के सरकार के द्वारा 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी। अभी तक लगभग 13,000 करोड़ रुपया, 15,995 करोड़ रुपया हम लोग अनुदान में देते थे और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,375 करोड़ रुपया का अतिरिक्त अनुदान हम देने का काम करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ रुपया बिहार के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, जो कि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ रुपया हम अनुदान दे रहे थे। इसको अब बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी, जिसका फायदा 1,82,00,000 परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। 1,82,00,000 उसमें से 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा, स्वर्णिम काल होगा और उनके लिए आज एक स्वर्णिम दिवस भी है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट तक हम 100% अनुदान देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अगले 3 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 10,000 मेगावाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम सूर्य घर योजना चलाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है और बिहार सरकार इसको अगले 3 साल में लक्ष्य रखेगी कि सभी हाउस होल्ड जो इसका लाभ लेंगे उनको अलग से अनुदान भी बिहार सरकार भी देगी बाद के दिनों में। लेकिन हमारा लक्ष्य कि अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सभी के घरों पर 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने का काम। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दे रिजिजू, बोले प्रमोद तिवारी। देशभक्ति और राजनीतिक विरासत को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी के जवाब में सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, उन्हें हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, वे खुद कांग्रेस में रहते हैं। क्या उन्हें पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे बलिदानों को याद नहीं किया? की बातें जो है वो उपदेश न दें और कम से कम राष्ट्र प्रेम के बारे में वो हमें सर्टिफिकेट न जारी करें। वो कांग्रेस में रहें। क्या उनको याद नहीं है किसी परिवार के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने सबने बलिदान दिए हैं, त्याग किया है। तो हमें राष्ट्र प्रेम, और याद कर लें जिस पार्टी में वो पहुंच गए हैं किरण रिजिजू साहब, उसका मात्र संगठन अंग्रेजों की चापलूसी, मुखबिरी और गुलामी कर रहा था, फौज में भर्ती होने का लिखित आदेश जारी कर रहा था। और जहां तक ज्ञान की बात है विदेश की, जरा कभी अपने प्रधानमंत्री का ज्ञान जो है IQ टेस्ट कर लेना। और जहां तक राहुल गांधी का, प्रशिक्षित शिक्षित दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 2 डिग्री लेके अभी तुमको भी पढ़ा सकता है, तुम्हारे प्रधानमंत्री को भी समझा सकता है, बता सकता है कि क्या नीति होनी चाहिए विदेश की। आखिरी सवाल सर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस तरह से विदेश नीति पर बयान देकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वे देश के लिए नुकसानदायक है। मेरे लिए बहुत खुशी का बात यह है कि युवाओं के लिए जो हमने स्किल कार्यक्रम चलाया, विशेष करके सिख कम्युनिटी के लिए, वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छी तरह से लागू किया है। तो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का पार्टनरशिप में ये स्किल ट्रेनिंग हमने जो दिलाने का काम किया है, ये बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है। बच्चों से मैंने बात किया, बहुत खुश है और इतने 1 महीने में काफ़ी सीख लिया है और आगे कम से कम 3-4 महीने का ट्रेनिंग कोर्स और चलेगा। उसके बाद इसका प्लेसमेंट होगा, अलग अलग जगह में इनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन का ये बहुत बड़ा एक साधन है। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट करा है कि भारत में जो फॉरेन पॉलिसी उसका मजाक बनाया जा रहा है। अभी ये फॉरेन पॉलिसी के बारे में अभी बात मैं नहीं करूँगा, पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं। उनके फिर दोबारा अंबानी अडानी को जमीन, अरे राहुल गांधी जहां जाता है मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं उसका मैनेजर तो हूं नहीं। ऐसा है, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं, पार्लियामेंट में जो भी विषय आएगा हम सुनेंगे और मेरा जिम्मेदारी है। मैं कल ही खड़गे जी और राहुल जी से बहुत अच्छा मेरा मीटिंग हुआ। बाकी सीनियर अपोजिशन पार्टी के लीडर से मेरा लगातार मीटिंग होते रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते सबसे तालमेल रहे, लेकिन मुद्दा जो है वो चर्चा करके ही हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। हंगामा करने से तो कुछ होगा नहीं। अब विदेश पॉलिसी को लेकर के आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं, देश को एकजुट होने का जगह में आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, इससे देश का क्या फायदा हो गया? अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि देश को गाली देना है। अपोजिशन का भी रोल होता है देश के लिए अच्छा काम करने का, सरकार को साथ दे। घर का अंदर में जो भी झगड़ा होना है पार्लियामेंट में बहस होगा, लेकिन जब विदेश नीति का बात होता है तो फिर हम दो मत नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी जब कांग्रेस सरकार में थे विदेश नीति को लेकर के हम अलग से प्रधानमंत्री का हमला नहीं करते थे, इंटरनली जो बात होते थे घर में बात करते हैं। इसलिए ये जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है, ये देश को नुकसान होता है। हम तो उनको यही सुझाव देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तालमेल में काम करें, लेकिन देश विरोधी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, पहलगाम की घटना को लेकर वो चर्चा होना नहीं होना, अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाले हैं, तो मैं पार्लियामेंट के बाहर इसका घोषणा करना सही नहीं मानता हूँ। सेशन में राहुल गांधी कह रहे हैं कि उड़ीसा में रेप हो रहा है, जो भी चर्चा के लिए हम तो तैयार रहते ही है ना, क्योंकि उड़ीसा में बंद भी करा था उन्होंने आज। हाँ, मुझे मालूम है, खबर है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पप्पू यादव बोले, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, पटना के पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जब पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका तो उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बिहार में नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब इनकी बात तो प्रशासन की बात अब पूछा जा रहा है, रोक दिया तो हम क्या करेंगे? जो नियम कानून का बात नहीं मानेंगे। अभी को नहीं रोका, लेकिन आपको रोक दिया। भैया हमारे भाई रोक दिया।
हम इससे क्या करें? दिया जा रहा है। वेटिंग हॉल में जाना है। वहीं क्या अंदर में जाए, वेटिंग हॉल में जाना है। वेटिंग हॉल में जाएंगे थप्पड़ लगेगा नाटक। अब हटो, ये बात कर रहा, तू कैसे बात कर रहे हो? कौन बोल रहा है? अब ये क्या बोला सुन? हमारे छत्र है भाई जी। इसको शांत करिए। मुरादी समझना नहीं, नाटक करते। पूरा अफसर ना नर्स सुरक्षित ना डॉक्टर। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। का गठन हुआ, गैंगवार हो गई है। गैंगवार कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है। लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी की गारंटी पर तेजी से हो रहा काम, बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कहा कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग मोदी की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए बेहतर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा, हमने पुरानी गाड़ियों को स्पैन कर 151 नई गाड़ियां दे दी है। ये सभी गाड़ियां राज्य के सभी जिलों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा हर जिले में 4 से 5 गाड़ियां मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टीम ज्यादा असरदार तरीके से काम करेगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थी, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे और
फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण। अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार अपराध की राजधानी बन गया, बोले अजय राय। बिहार में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं और बढ़ते अपराध को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। अलीगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने कहा, पूरी बिहार सरकार विफल हो गई है, अराजकता व्यापक है और बिहार अपराध की राजधानी बन गया है। अप्रैल से जून तक हत्या इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि किसान खाली रहते हैं। देखिए, ये पूरी बिहार की सरकार फेल है। बिहार में जंगल राज चल रहा है और बिहार इस समय अपराध की राजधानी बन गया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जैसा एडीजी साहब ने कहा कि बिहार में किसान हत्याएं कर रहे हैं, इससे तो ये साबित होता है किसान हत्याएं कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि ये भी आज ये पारस कोई हॉस्पिटल है, वहां पर एक हत्या हुई है सुबह सुबह, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर घुस के लोगों ने ये पारस हॉस्पिटल के अंदर हत्या की है। आप ये देखिए, ये किसान लग रहे हैं। आप इसको देखो, ये किसान है कहीं से, ये कहीं से भी किसान है। किसानों का अपमान किया है पूरी तरीके से एडीजी ने और बिहार के सरकार ने। किसानों का अपमान है, ये किसान है कहीं से। किसानों के ऊपर सीधे सीधे ये आरोप लगाया जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है। अब जनता निश्चित तौर से इसका जवाब देगी, खासकर किसान। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती, महिला विरोधी है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और निश्चित आने वाले समय में बिहार की जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राधा मोहन सिंह बोले, पीएम का ये छठा दौरा। बिहार का मोतिहारी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में जुट गया है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने जानकारी दी कि पीएम मोदी जल्द ही छठी बार मोतिहारी आएंगे। उन्होंने कहा, हमने पिछले 5 दौरे में प्रधानमंत्री से मोतिहारी की बहुत कुछ दिया है। हर बार उन्होंने कोई न कोई विकास कार्य या बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी मोतिहारी छठी बार आ रहे हैं और इसके पहले भी 5 बार जब आए थे तो मोतिहारी को बहुत कुछ दिया। देश को तो दे ही रहे हैं, लेकिन मोतिहारी के लोग गौरवान्वित हैं कि मोतिहारी को जितना उन्होंने दिया है शायद ही और जगह इतना दिया हो। और ये छठी बार आना मोतिहारी के प्रति उनका जो प्रतिबद्धता है यहाँ के विकास के प्रति, तो उसका प्रमाण है। और इस बार भी पूरे बिहार और मोतिहारी के लिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। लेकिन हमारे लिए जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हम तो कहते थे कि यह ट्रेन कोई भागलपुर जाए, कोई कहीं जाए, कोई एक ट्रेन चलना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सौगात मिला है हमें कि अमृत भारत ट्रेन सप्ताह में 2 दिन मोतिहारी से नई दिल्ली जाएगा और इसके लिए हम लोग ऋणी हैं। और हमारे सभी भाई बहनों से अपील है, चंपारण के भाई बहनों से, कि ये चंपारण के लिए उपहार है। आप सब आइए और मोदी जैसे व्यक्तित्व का दर्शन करिए जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ही चीन और तुर्की को भी सबक सिखाने का काम किया है। ऐसे महामानव के दर्शन के लिए आप गांव गलियारों से चलें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार भी मुफ्त की राजनीति की राह पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर विपक्ष के नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने इस फैसले को लेकर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब हर जगह मुफ्त की राजधानी हो रही है। लगता है बिहार ने भी यही सोच अपना ली है। कर रहे तो अच्छी चीज है। अभी अगर आप देखो महाराष्ट्र में जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से अपने को मतलब 22% जो भारत का टैक्स है उसमें से 22% हम देते हैं, महाराष्ट्र देते हैं। उसमें सब है, मराठी लोग है, किसान है, युवा है, अमराठी लोग है, सब है। और उस 22% से अपने को कितना आता है तो 0.6%। तो बाकी पैसा कहाँ पे जा रहा है? तो बिहार को जा रहा है, उत्तर प्रदेश को जा रहा है, जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है वहां पे जा रहा है। वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करें उनको मालूम है। अभी क्या हो गया कि दिल्ली इलेक्शन के बाद
और अगर आप महाराष्ट्र की बात देखोगे, ये जो पॉपुलिस्ट डिसीजन सरकार ने ली थी, हम 1500 रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये, तो अभी सब जगह ऐसी चर्चा चालू होगी कि फ्रीबीज में ही आप राजनीति कर सकते हैं, विकास में नहीं। तो शायद बिहार ने भी वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करके वापस वो स्टेटमेंट दी होगी या उन्होंने कहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को भी मालूम है, पहले वो 71 सीट्स पे थे, बीजेपी के साथ रहते रहते अभी 35 पे आए, अभी शायद उनकी रिटायरमेंट इस इलेक्शन में हो जाएगी, ऐसे लग रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, जेडीयू ने बताया ऐतिहासिक फैसला। बिहार सरकार की 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर अब जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, बिहार में 1 करोड़ 80 लाख घरेलू उपभोक्ता है। उन्होंने आगे कहा, बाकी उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार अगले 3 सालों में सभी घरों में सोलर प्लांट लगाने की योजनाएं पर काम कर रही है। ऐतिहासिक फैसला है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ 87 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर है बिहार में, उसमें से 1 करोड़ 67 लाख 125 यूनिट बिजली यूज करती है। मतलब उसको तो पूरा का पूरा फ्री हो गया, रेस्ट को भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगा। लेकिन उसका दूसरा पार्ट है, मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि ये सब्सिडी है एक तरीके का, कि अगले 3 साल में आपको हर एक घर पे सोलर पैनल लगा लेना। आज जिस घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पे सोलर पैनल लगा लेना। उसमें जो कुटीर वाला जो घर है उसमें आपको 56 लाख घर ऐसा है, उसको बिहार सरकार लगा के देगी, एको पैसा उनका नहीं लगेगा। रेस्ट में घर पे 50% सब्सिडी देगी। तो अगले 3 साल में लगभग 10,000 मेगावाट आपको सोलर एनर्जी यहाँ पर बन जाएगा और कंज्यूम होगा। ये एक हिस्टोरिकल और बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में क्योंकि नीतीश कुमार जी को जब सरकार चलाने का मौका मिला तो यहाँ तो 6 घंटा 8 घंटा बिजली नहीं रहता था, 20-22% घर में ही बिजली कनेक्शन था और आज 100% घर में बिजली कनेक्शन है। 22 से 24 घंटा बिजली मिलता है। 700 मेगावाट बिजली का होता था, कंज्यूम होता था 2005 में, आज 8,500 मेगावाट बिजली का खपत है बिहार में। तो इसका और एक समय तो उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा पाया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, और बिजली पहुंचा के वोट मांगने लोगों से आए थे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप है और इससे खास करके गरीब में, गांव में लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का बिजली अब फ्री हो गया। देखिए, एक चीज बताता हूं कि क्राइम को लेकर के ये बिहार सरकार के प्रायोरिटी नंबर 1 है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी। और जब भी क्राइम होता है तो वो डिटेक्ट भी होता है और सजा भी मिलती है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई राजनीतिक संरक्षण किसी क्रिमिनल को सरकार में देता हो तो क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है। लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछले 5 साल में कोई कह सकता है कि पटना में कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है या रात में वो लोग पटना में निकलने में किन्हीं को वो लगता है। लेकिन इंडिविजुअल केस और मैक्सिमम मैं देखता हूं इस क्राइम में वो लैंड डिस्प्यूटेड रहता है या आपसी रंजिश का ही रहता है, तो उसमें भी डिटेक्ट करती है और उसको सजा मिलती है। लेकिन एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो तो हम लोगों को नहीं दिखता कहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपनीय दस्तावेज लीक होने का आरोप। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के 72 से ज्यादा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हेनी ट्रंप मामले में फंस चुके हैं। पटोले ने आरोप लगाया कि इस मामले में कई गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज लीक हो गए हैं, जो सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखो, सरकार वास्तविकता को छुपा रही है। आज महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में, दुनिया में हो रही है। कुछ मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, फिर वो IAS हो या महसूल के हो या हमारे IPS हो, पुलिस वाले हो, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। इसका जो आंकड़ा है 72 से भी ऊपर है। और मेरा जो डर है, मैं बार बार विधानसभा में एक बात कह रहा हूं कि इस हनी ट्रैप के माध्यम से, ये वरिष्ठ अधिकारियों के और मंत्रियों के माध्यम से महाराष्ट्र के कुछ गोपनीय कागज
असामाजिक तत्वों के पास पहुंचे हैं, जिससे महाराष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। मैं सरकार को बार बार ये कह रहा हूँ, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार किस बात को छुपा रही है? और आखिरी हमने विधानसभा में आज सरकार को आड़े हाथ लिया। कल भी हमने मुद्दा उठाया था, सरकार को तुरंत निवेदन देने के लिए माननीय विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष की भी बात सरकार नहीं सुन रही है। तो दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। और ये सरकार अभी ये हनी ट्रैप वाली सरकार ऐसी अब इस सरकार की प्रतिमा पूरे महाराष्ट्र में बन चुकी है। और इसलिए अब आज और कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा है। अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव हमने डाला है, उसके माध्यम से भी अब सरकार को और बार बार पूछेंगे। पुरावे हमारे पास भी है, लेकिन हम किसी का चरित्र हनन करना नहीं चाहते। मैंने विधानसभा में ये पेन ड्राइव में हमारे पास पूरा चिट्ठा है, और सरकार को हमने कहा था कि आप ये सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं, नहीं तो हमें ये सब का चिट्ठा खोलना पड़ेगा। तो हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं ये चीजों पे एक्शन लेगी तो निश्चित रूप से विरोधी दल कर हम इस सब मुद्दे को जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सरकार अब एक बात की मुझे अभी मालूमात मिली कि कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से नासिक हो, ठाणे हो, मंत्रालय में हो, जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सब अब उसको गायब करने का काम भी शुरू हो चुका है। इस तरह से मुझे मालूमात मिली है। आज कानून व्यवस्था में उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।